इस वीडियो का हमारा टॉपिक है ड्यूटीज़ ऑफ ट्रस्टी। ये ट्रस्ट एक्ट के अंदर का एक टॉपिक है। तो सबसे पहले मैं आपको बता देती हूँ कि ट्रस्ट होता क्या है। तो ट्रस्ट के अंदर 3 पार्टीज़ होती हैं। सबसे पहला होता है ऑथर ऑफ द ट्रस्ट, यानी कि जो ट्रस्ट क्रिएट करता है। दूसरा होता है बेनिफिशियरी, यानी कि जिसके हित में जो ट्रस्ट है वो क्रिएट किया जाता है। और तीसरा होता है ट्रस्टी, यानी कि जिसके साथ मिलके वो ट्रस्ट क्रिएट करता है। ऑथर ऑफ द ट्रस्ट एक बेनिफिशियरी के लिए ट्रस्ट क्रिएट करता है। इसके अंदर बेनिफिशियरी वो इंसान होता है जिसको उस ट्रस्ट से फ़ायदा मिलना होता है, और ट्रस्टी वो इंसान होता है जो बेनिफिशियरी के हक़ में क्या करता है, ट्रस्ट का ध्यान रखता है, उसके फ़ायदे के लिए ट्रस्ट में अपनी जो भी उसे ड्यूटीज़ दी गई हैं उनको निभाता है। तो एक ट्रस्टी की पहचान यह है कि ट्रस्टी जो है सिर्फ और सिर्फ अपनी ड्यूटीज़ निभाता है, उसके अंदर उसका कोई भी प्रॉफिट नहीं होता। और एक अच्छा ट्रस्टी वही होता है जो अपने प्रॉफिट को ना देखते हुए बेनिफिशियरी के प्रॉफिट के अंदर, बेनिफिशियरी के हक़ के अंदर काम करे। तो इसकी जो ड्यूटीज़ हैं वो दी हुई हैं सेक्शन नंबर 11 to 22 ऑफ द इंडियन ट्रस्ट एक्ट। तो शुरू करते सबसे पहली है सेक्शन 11 के अंदर ट्रस्टी टू एग्जीक्यूट ट्रस्ट, यानी कि ट्रस्टी को जो है ट्रस्ट को एग्जीक्यूट करना होगा। देखिए आगे दिया हुआ है। तो ट्रस्टी क्या है, बाउंड है सभी पर्पज़ को फुलफ़िल करने के लिए जितने भी ट्रस्ट के अंदर दिए गए हैं, और जो भी डायरेक्शन ऑथर ऑफ द ट्रस्ट देगा उसे उनको मानने के लिए उनको ओबे करेगा, एक्सेप्ट उन चीज़ों को छोड़ के जो भी जिन modified by the consent of all beneficiary being competent to contract। उनको छोड़ के ट्रस्टी को हर एक जो उसे डायरेक्शन है, जो भी ट्रस्ट को बनाते टाइम उसके अंदर जितने भी उसके पर्पज़ है उनको फुलफ़िल करना पड़ेगा। एंड एक और चीज़ है, वेयर द बेनिफिशियरी इज़ इनकम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट हिज कंसेंट, यानी कि अगर बेनिफिशियरी जो होगा इनकम्पिटेंट टू होगा कॉन्ट्रैक्ट के, तो उसके बिहाफ पे कंसेंट कौन देगा, प्रिंसिपल सिविल कोर्ट्स ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन का, वो उसके बिहाफ पे देखेगा। उसके बाद इस सेक्शन के अंदर हम ट्रस्टी को ऐसा नहीं बोल सकते कि वो किसी भी इम्प्रैक्टिकल इलीगल जो कोई भी कि आप उस चीज़ को फॉलो कीजिए, उस डायरेक्शन को फॉलो कीजिए, तो उसे फॉलो करने के लिए वो बाउंड नहीं है। एंड इसके आप इलस्ट्रेशन देख सकते हैं, जैसे कि A trustee is simply authorized to sell certain land by public auction. He cannot sell the land by private contract, यानी कि अगर उसको ऑथराइज ही पब्लिक ऑक्शन के लिए किया गया है तो वो उसको प्राइवेट कॉन्ट्रैक्ट के से नहीं बेच सकता। जैसा उसको ट्रस्ट के अंदर मेंशन है, उसकी क्रिएशन के टाइम पे मेंशन किया गया है, वो उसी तरीके से उन कंडीशंस को फॉलो करेगा। दूसरी है उसकी जो ड्यूटी है, ट्रस्टी टू इन्फॉर्म हिमसेल्फ ऑफ स्टेट ऑफ प्रॉपर्टी, यानी कि बेसिकली इसके अंदर है क्या कि ट्रस्टी को बेनिफिशियरी के हक़ में काम करना होता है। जैसे कि देखिए, अ ट्रस्टी इज़ बाउंड टू एक्वेंट हिमसेल्फ एज सून एज पॉसिबल विद द नेचर एंड सर्कमस्टांसिस ऑफ द ट्रस्ट प्रॉपर्टी to obtain where necessary a transfer of the trust property to himself and subject to the provisions of instrument of trust to get in trust money invested on sufficient and hazardous security, यानी कि बेसिकली जो ट्रांसफ़र की गई है मनी ट्रस्ट की, उसको जल्दी से जल्दी अपनी को अपने पास लाएगा, ट्रस्ट की प्रॉपर्टी को जितना जल्दी हो सके पॉसिबल। इसकी देखिए आप, इसकी एक इलस्ट्रेशन भी है। इलस्ट्रेशन में इसकी क्या है, देखिए, अ ट्रस्ट प्रॉपर्टी इज़ debt outstanding on personal security. The instrument of trust give the trustee no discretionary power to leave the debt so outstanding. The trustee duties, यानी कि बेसिकली ट्रस्टी की ड्यूटी बनेगी कि वो उस डेट को क्या करे, रिकवर करे। तो इसके अंदर इसकी डिस्क्रिशनरी पावर उसको ऐसी कोई दी गई कि आप जो भी आउटस्टैंडिंग डेट है उसे छोड़ दीजिए। उसके बाद हम अगला देखते हैं, ट्रस्टी टू प्रोटेक्ट टाइटल टू ट्रस्ट प्रॉपर्टी। अ ट्रस्टी इज बाउंड टू मेंटेन एंड डिफेंस all such suits and to take such other steps as regard being had to nature and amount of the value of the trust property may be reasonably requisite for the preservation of the title ट्रस्ट प्रॉपर्टी एंड असर्टेन और प्रोटेक्शन ऑफ द टाइटल देयर टू, यानी कि बेसिकली इसके अंदर क्या है, ट्रस्टी जो है ट्रस्ट प्रॉपर्टी का टाइटल प्रोटेक्ट करने के लिए हर मुमकिन कोशिश करेगा। उसके ऊपर कोई भी सूट हो या किसी भी तरीके का उसे कोई भी स्टेप उठाना पड़े तो वो उसके लिए उठाएगा, एंड वो ट्रस्ट प्रॉपर्टी को क्या करेगा, प्रोटेक्ट करेगा, उसके टाइटल को। अगला चल,
उससे अगला है हमारे पास ट्रस्टी नोट टू सेटअप टाइटल एडवर्स टू बेनिफिशियरी। ट्रस्टी मस्ट नोट फॉर हिमसेल्फ और अनदर सेटअप और एड एनी टाइटल टू ट्रस्ट प्रॉपर्टी एडवर्स टू द इंटरेस्ट ऑफ बेनिफिशियरी। यानी कि बेसिकली जो कोई भी ऐसा एक्ट नहीं करेगा, एक एडवर्स यानी कि उसके अगेंस्ट में एक ऐसा टाइटल सेटअप नहीं करेगा या क्लेम नहीं करेगा जो कि बेनिफिशियरी के हक में है, यानी कि उस प्रॉपर्टी के ऊपर कोई भी अपना टाइटल क्लेम नहीं करेगा वो, और ना ही वो किसी अनदर पर्सन को करने देगा। उसके बाद केयर रिक्वायर्ड फ्रॉम ट्रस्टी। अ ट्रस्टी इज बाउंड टू डील विद द ट्रस्ट प्रॉपर्टी एज केयरफुली एज एन ऑर्डिनरी मैन प्रूडेंस विल डील विद सच प्रॉपर्टी इफ इट वरीज ऑन। यानी कि बेसिकली ट्रस्टी जो है उस प्रॉपर्टी का ऐसे ही ध्यान रखेगा जैसे कि वो उसकी खुद की प्रॉपर्टी हो, और इन द एब्सेंस ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट टू द कॉन्ट्रेरी अ ट्रस्टी सो डीलिंग इज नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर द लॉस डिस्ट्रक्शन ऑफ द ट्रस्ट प्रॉपर्टी। यानी कि अगर इसके उल्टा कोई कॉन्ट्रैक्ट है तो उसके अंदर ट्रस्टी जो है वो रिस्पॉन्सिबल नहीं होगा किसी भी लॉस के लिए। देखिए आप इसके अंदर ये हमारे पास इलस्ट्रेशन भी है, अगर हम ये वाली इलस्ट्रेशन देखेंगे, ए ट्रस्टी ऑफ बी ऑफ अ पॉलिसी ऑफ इंश्योरेंस हैज़ फंड्स इन हैंड फॉर पेमेंट ऑफ प्रीमियम। A neglect to pay the premium and the policy is consequently forfeited, then A is bound to make good for the loss to B। यानी कि बेसिकली A जो है एक ट्रस्टी है जिसको B की किसी इंश्योरेंस पॉलिसी के लिए प्रीमियम भरना था एंड वो प्रीमियम नहीं भर पाता या उसकी नेग्लिजेंसी की वजह से प्रीमियम नहीं भरता, तो उसकी जो पॉलिसी है वो ख़त्म हो जाती है। तो यहाँ पे बी जो है वो बाउंड होगा जो भी उसको लॉस हुआ है उसको उसकी भरपाई करने के लिए, क्योंकि इसने ड्यू केयर एंड कॉशन इस्तेमाल नहीं किया था। उसके बाद है अगला कन्वर्जन ऑफ पेरिशेबल प्रॉपर्टी। यानी कि बेसिकली इसका मेन मकसद ये है कि जो भी पेरिशेबल प्रॉपर्टी यानी कि कोई भी ऐसी चीज़ जल्दी ख़राब होने वाली, जैसे कि आप देख सकते हैं कि एक आम की पेटी है एंड अब सबको पता है कि आम जो है कुछ टाइम बाद तो वो ख़राब हो जाएंगे, तो वो इसका इंतज़ार नहीं कर सकता कि बेनिफिशियरी या ऑथर ऑफ द ट्रस्ट जो है वो उसको बोलेंगे कि आप इसे सेल आउट कर दीजिए, क्योंकि वो एक पेरिशेबल प्रॉपर्टी है। अगर वो उसे सेल नहीं करता यानी कि उसका कन्वर्जन नहीं करता है तो वो ख़राब हो जाएगी एंड वो किसी काम की नहीं रहेगी। तो उसकी ये ड्यूटी है कि वो उसका कन्वर्जन करे पेरिशेबल प्रॉपर्टी का एज सुन एज पॉसिबल। उसके बाद अगला है ट्रस्टी टू बी इम्पार्शियल वेयर देयर आर मोर बेनिफिशियरी देन वन। द ट्रस्टी इज बाउंड टू बी इम्पार्शियल एंड मस्ट नॉट एग्जीक्यूट द ट्रस्ट फॉर द एडवांटेजेस ऑफ वन एट द एक्सपेंसेस ऑफ अनदर। यानी कि बेसिकली ट्रस्टी इम्पार्शियल तरीके से काम करेगा। अगर दो कि एक से ज़्यादा बेनिफिशरीज़ हैं तो ट्रस्टी बाउंड होगा कि वो इम्पार्शियली बिहेव करे एंड वो ऐसा ना करे कि एक को एडवांटेज देने के चक्कर में वो दूसरे को दूसरे का expenses करा दे। Where the trustee has a discretionary power, nothing in this section shall be deemed to authorize the court to control the exercise reasonably and in good faith of such discretion। इसके बाद देखिए इसकी इलस्ट्रेशन, A ट्रस्टी ऑफ बी सी एंड डी इज एम्पावर्ड टू चूज बिटवीन सेवरल स्पेसिफाइड मोड ऑफ इन्वेस्टिंग द ट्रस्ट प्रॉपर्टी। यानी कि ए जो है ट्रस्टी है बी सी और डी का, तो इसके पास अलग अलग तरीके हैं अपनी जो ट्रस्ट प्रॉपर्टी को इन्वेस्ट करने के। ए इन गुड फेथ चूजेज वन ऑफ दिस मोड, एक मोड को वो चूज़ कर लेता है। द कोर्ट विल नॉट इंटरफेयर ऑल्दो द रिजल्ट ऑफ द चॉइस में बी वेरी द रिलेटिव राइट टू बी सी एंड डी। यानी कि बेसिकली तो इसने गुड फेथ में चूज़ किया है कोई भी एक मेड को, तो कोर्ट इसके अंदर इंटरफेयर नहीं कर सकता क्योंकि रिजल्ट अलग भी हो सकते हैं जैसे कि बी सी और डी के लिए, क्योंकि उसने गुड फेथ में उसे चूज़ किया था। उसके बाद है ट्रस्टी टू प्रिवेंट वेस्ट। यानी कि बेसिकली ट्रस्टी जो है वेस्ट से बचाएगा, यानी कि कोई भी उनका कोई भी नुकसान नहीं होने देगा। वेयर द ट्रस्ट इज क्रिएटेड फॉर द बेनिफिट ऑफ सेवरल पर्सन इन सक्सेशन और वन ऑफ देम इज इन पोजेशन ऑफ ट्रस्ट प्रॉपर्टी if he commit or threaten to commit any act which is destructive or permanently injurious thereto, the trustee is bound to take measure to prevent such act। यानी कि बेसिकली ट्रस्टी के अंदर क्या है, बेनिफिट अलग अलग लोगों का बेनिफिट है एक सक्सेशन के अंदर, तो उनमें से एक इंसान उसको पोजेशन में है उस ट्रस्ट प्रॉपर्टी के, वो ऐसा कुछ कमिट करता है या धमकी देता है कुछ कमिट करने की, जिससे क्या होगा, जिससे कोई नुकसान होगा, एक परमानेंटली नुकसान होगा या कुछ नुकसान होगा उससे जो भी, तो ट्रस्टी बाउंड है कि वो अपने बेसिकली प्रिवेंशन ले जिससे वो नुकसान ना हो, प्रिवेंट करे वेस्ट को, यानी कि उस नुकसान को
को होने से बचाए। उसके बाद अकाउंट्स एंड इंफॉर्मेशन, यानी कि ये ट्रस्टी बाउंड है टू कीप क्लियर एंड एक्यूरेट अकाउंट, क्लियर और एक्यूरेट अकाउंट्स को मेंटेन करे एट रीजनेबल टाइम्स एट रिक्वेस्ट ऑफ द बेनिफिशियरी टू फर्निश देम टू फुल एंड एक्यूरेट इंफॉर्मेशन एज टू अकाउंट्स एज टू द अमाउंट एंड स्टेट ऑफ द प्रॉपर्टी, यानी कि बेसिकली वो उनको सही सही बताए एंड अपने अकाउंट्स को और इन्फॉर्मेशन को मेंटेन भी रखे टाइम टू टाइम। इन्वेस्टमेंट ऑफ ट्रस्ट मनी, तो बेसिकली जो है उसकी ये भी ड्यूटी है कि वो ट्रस्ट मनी को अच्छी जगह इन्वेस्ट करे जो उनके बेनिफिशरीज़ के हक में हो। उसके बाद पावर टू परचेज़ रिमार्केबल स्टॉक्स एट अ प्रीमियम, यानी कि उसके पास पावर है कि वो परचेज़ कर सकता है रिमार्केबल स्टॉक्स को प्रीमियम के ऊपर भी। ये भी उसी सेक्शन का पार्ट है, 20A है ये, वो 20 था। इसके अंदर बेसिकली बताया गया है कि वो जो भी प्रॉपर्टी होगी उसको इस्तेमाल कैसे कर सकता है बेनिफिशरीज़ के हक में। उसके बाद आगे देखिए, मॉर्टगेज ऑफ लैंड प्लेज्ड टू गवर्नमेंट अंडर 26 ऑफ 1871, deposit in government saving bank. Nothing in section 20 shall apply to investment made before this act come into force or shall be deemed to preclude an investment on a mortgage of immovable property already pledged, यानी कि जो कोई प्रॉपर्टी है उसको पहले से ही प्लेज कर दिया गया है तो उसके ऊपर कोई भी इन्वेस्टमेंट नहीं दी जाएगी, मॉर्टगेज मतलब उसको मॉर्टगेज नहीं रखा जाएगा एज सिक्योरिटी फॉर एन एडवांस under the Land Improvement Act 1871, or in case of trust money does not exceed 3,000 a deposit thereto in government saving bank. उसके बाद है सेल ऑफ ट्रस्ट डायरेक्टेड टू सेल विद इन अ स्पेसिफाइड टाइम, यानी कि अगर उसको कहा गया है कि आपको ये प्रॉपर्टी इस टाइम तक आपको सेल करनी है तो उसे उसी स्पेसिफाइड टाइम तक उससे सेल करनी होगी वो प्रॉपर्टी। 23 to 30 सेक्शन में दी गई है। तो बेसिकली ये अगर ब्रीच हो जाता है हमारा ट्रस्ट तो उसके बाद उसकी क्या क्या लाइबिलिटीज़ बनती हैं। लाइबिलिटीज़ फॉर ब्रीच ऑफ ट्रस्ट, वेयर द ट्रस्टी कमिट्स अ ब्रीच ऑफ ट्रस्ट ही इज़ लाइबल to make good the loss which the trust property or the beneficiary has thereby sustained unless the beneficiary has by fraud induced the trustee to commit the breach or the beneficiary being competent to contract has himself without coercion or undue influence having been brought to bear on himself concurred in the breach or subsequently acquiesced therein with such knowledge of the fact of the case or his right as against the trustee। तो बेसिकली इसको मैं आपको शॉर्ट में समझाती हूँ कि ये बात ये करता है कि जहाँ पे भी ब्रीच होगा ट्रस्ट का एंड वो ट्रस्टी की नेग्लिजेंस की वजह से हुआ हो, बट एक्सेप्ट मतलब कि किन केसेस को छोड़ के जहाँ पर बेनिफिशियरी जो है फ्रॉड से इंड्यूस ना करे किसी ट्रस्टी को कि वो कमिट करे ब्रीच, यानी कि उसकी वजह से ब्रीच हो। तो यहाँ पे तो ये गलत हो जाएगा क्योंकि बेनिफिशियरी जो है जिसको इसका फ़ायदा मिलना है वो खुद ही फ्रॉड तरीके से इंड्यूस कर रहा है ट्रस्टी को जिससे ब्रीच हो जाए ट्रस्ट का। और जो बेनिफिशियरी है वो कम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट हो चुका है एंड उसने खुद ही ऐसे फेरबदल किए हैं बिना किसी कोर्जन और अनडू इन्फ्लुएंस के, तो वो भी उसे खुद ही बियर करने होंगे। उसके बाद उसको पूरी नॉलेज थी फैक्ट ऑफ द केस एंड राइट अगेंस्ट द ट्रस्टी। तो इसके अंदर देखिए, द ट्रस्टी कमिटिंग अ ब्रीच ऑफ ट्रस्ट इज़ नॉट लाइबल टू पे इंटरेस्ट एक्सेप्ट इन द फॉलोइंग केसेस वेयर ही हैज़ एक्चुअली रिसीव्ड इंटरेस्ट, वेयर द ब्रीच कंसिस्ट एन अनरीजनेबल डिले इन पेइंग ट्रस्ट मनी ऑफ द बेनिफिशियरी, यानी कि अगर कुछ ऐसा होगा तो उसे ब्रीच ट्रस्ट में उसे वो लाइबल होगा। वेयर द ट्रस्टी ought to have received interest but has not done so, where he may be fairly presumed to have received interest। इसके और भी क्लाउजेज हैं बट मेन बात इसके अंदर यही है। उसके बाद अगला है नो सेट ऑफ अलाउड टू ट्रस्ट, यानी कि ट्रस्टी को कोई भी सेट ऑफ जब अलाउ नहीं किया जाएगा। इसको हम पढ़ते हैं, ट्रस्टी हु इज़ लाइबल फॉर अ लॉस occasioned by breach of trust in respect of one portion of the trust property cannot set off against his liability again which has occurred to another portion of the trust property through another and distinct breach of trust। उसके बाद देखते हैं 25 नॉन लाइबिलिटी ऑफ प्रीडेसर्स डिफॉल्ट, वेयर अ ट्रस्टी सक्सीड अनदर ही इज़ नॉट एज सच लाइबल फॉर द एक्ट और डिफॉल्ट ऑफ हिज प्रीडेसर्स।
उसके बाद चलते हैं नॉन लाइबिलिटी ऑफ को ट्रस्टीज डिफॉल्ट, यानी कि उसकी कोई भी लाइबिलिटी नहीं होगी। जो दूसरा को ट्रस्टी है उसकी वजह से अगर कुछ भी लाइक उसने कुछ डिफ़ॉल्ट किया है। सब्जेक्ट टू द प्रोविजंस ऑफ सेक्शन 13 एंड 15 वन ट्रस्टी इज़ नॉट एज सच लाइबल फॉर द ब्रीच ऑफ ट्रस्ट कमिटेड बाय हिज को ट्रस्टी। उसके बाद हम आगे चलते हैं इसके अंदर 27 में है क्या, सेवरल लाइबिलिटीज़ ऑफ को ट्रस्टीज, यानी कि पिछले उसमें पढ़ा हमने कि जो को ट्रस्टीज हैं उनकी अलग से लाइबिलिटी होगी। वेयर को ट्रस्टीज जॉइंटली कमिट अ ब्रीच ऑफ ट्रस्ट और वेयर वन ऑफ देम by his negligence enable the others to commit a breach of trust, each is liable to beneficiary for the whole of the loss occasioned by such breach। यानी कि बेसिकली इसमें क्या है कि जहाँ पे वो सभी उन्होंने जॉइंटली एक्ट करना था एंड उनमें से किसी एक की नेग्लिजेंसी की वजह से या उस दूसरा कोई भी ब्रीच करता है ट्रस्ट का, बेनिफिशियरी को वो लाइबल होंगे पूरे तरीके से, जिस जो भी उन्होंने ब्रीच किया एंड वो सभी लाइबल होंगे। उसके बाद अगला चलते हैं 28 नॉन लाइबिलिटी ऑफ ट्रस्टी पेइंग विदाउट नोटिस ऑफ ट्रांसफ़र बाय बेनिफिशियरी, यानी कि अगर बेनिफिशियरी ने खुद ही कोई ट्रांसफ़र किया है बिना कोई नोटिस दिए ट्रस्टी को, तो यहाँ पे भी जो ट्रस्टी है वो लाइबल नहीं होगा। उसके बाद आगे चलते हैं लाइबिलिटी ऑफ ट्रस्टी वेयर बेनिफिशरीज इंटरेस्ट इज़ फॉरफिटेड टू द गवर्नमेंट, यानी कि ट्रस्टी की लाइबिलिटी बताई गई है जहाँ पे बेनिफिशियरी का इंटरेस्ट जो है गवर्नमेंट के द्वारा फॉरफिट कर लिया गया है। वेयर द बेनिफिशरीज इंटरेस्ट इज़ फॉरफिटेड और अवॉर्डेड बाय द लीगल एडजुडिकेशन टू द गवर्नमेंट, द ट्रस्टी इज़ बाउंड टू होल्ड the trust property to extent of such interest for the benefit of such person in manner as the state government may directed in his behalf, यानी कितना तक स्टेट गवर्नमेंट उसके ऊपर कोई कोई भी डिसीजन नहीं देती, इतना तक वो उसे होल्ड करेगा स्टेट प्रॉपर्टी, मतलब उसको ट्रस्ट प्रॉपर्टी को। इंडेमनिटी ऑफ ट्रस्टी, यानी कि सब्जेक्ट टू द प्रोविजंस ऑफ इंश्योरेंस ऑफ ट्रस्ट एंड द सेक्शन 23 and 26 trustee shall be respectively chargeable and only for such money, stocks, funds and security as they respectively actually receive, यानी कि जो भी उसने रिसीव किया है मनी के तरीके में, स्टॉक, फंड, सिक्योरिटी, उन्हीं के लिए वो आंसरेबल होगा। ऐसी चीज़ के लिए वो आंसरेबल नहीं होगा जो दूसरे ने की है। एंड एनी ऑफ द बैंकर, ब्रोकर और अदर पर्सन whose hand any such property may be placed, nor for the insufficiency or deficiency of any stock, fund, security, not otherwise for involuntary losses, यानी कि जो उसकी वजह से लॉसेस हुए हैं वो उन्हीं के लिए लाइबल होगा, किसी दूसरे को श्योरिटी और या को ट्रस्टी की वजह से वो लाइबल नहीं होगा, या ऐसी चीज़ें जो उसकी उसके हाथों से बाहर थी या इलीगल थी, उन सभी चीज़ों के लिए वो लाइबल नहीं होगा। जो चीज़ें जो भी उसने रिसीव किया है उनके लिए वो लाइबल होगा। थैंक यू।